वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कथन कह रहा है कि एक रिपोर्ट कहती है कि भारत संस्कृति विरासत के मामले में सबसे अच्छे देशों में से एक है। तो ये कथन है और ये जो है पूर्वानुमान है। ठीक है, तो जो कथन दिया गया है उसी को ध्यान में रखते आपको पूर्वानुमान बनाना है। ठीक है, अगर पूर्वानुमान कथन से इधर उधर जाएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट अगर दिया रहेगा पूर्वानुमान में कथन को छोड़कर, तो हम उसको गलत करेंगे। तो यहां संस्कृति विरासत के मामले में सबसे अच्छे देशों में से एक है। ठीक है, तो भारत की बात कर रही है कि यहां पर जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें से जो है जितना भी देश का रैंक आता है उसमें से एक भारत है। तो पहला पूर्वानुमान है कि एजम्पशंस, पूर्वानुमान मतलब एजम्पशन ये है कि भारत के लोग अगली पीढ़ी तक सांस्कृतिक प्रथाओं के अच्छे वाहक थे। देखिए, कोई भी चीज आज है तो अचानक से तो आज नहीं हुआ होगा, वो पिछले फैक्टर्स में डिपेंड करता है। आप जैसे आज से अच्छा पढ़ते जाइएगा सही ढंग से एक मैनर के अकॉर्डिंग, तभी ना आगे जाके अच्छा कीजिएगा। तो वही बात है कि चूंकि संस्कृति प्रथाओं के अच्छे वाहक होंगे तभी भारत जो है सांस्कृतिक विरासत के मामले में बहुत सारे देशों में से एक देश है। तो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा तो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां पर देखिए अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। ये हमको पता नहीं है कि अन्य देशों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि यहां पर तो बहुत सारे देशों के ग्रुप हैं। ठीक है, बहुत सारे देशों के ग्रुप हैं यहां पर। अब किस देश के बारे में बोल रहा है आपको पता है क्या? ठीक है, तो यहां पर एक ग्रुप है, अगर उससे कंपैरिजन करता तो भी हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन के बारे में दिया ही नहीं है। और ऐसे भी अगर तुलना दिखे तो आपको जो है गलत कर देना है। तो यहां पर जो है केवल एक ही क्या है, पहला पूर्वानुमान, फर्स्ट एजम्पशन इज ट्रू। तो आप इसमें कह सकते हैं ओनली फर्स्ट एजम्पशन इज ट्रू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको एजम्पशन है वो कथन के बेसिस पर ही करना है। अगर वो कथन से इधर उधर भटकता है तो उसको गलत करना है। नेक्स्ट दिया गया है, यहां पर एक वर्ड है। ठीक है, इस वर्ड में सभी व्यंजनों को वर्णमाला में उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और सभी स्वरों को वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो दाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा? देखिए, इसमें जो है सभी कैंडिडेट एक ही टाइप से बनाएंगे, लेकिन इसमें अंतर कहां से हो जाएगा कि आप जो दिया गया है यहां पर कि जो अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जो वर्ड है उसमें जितने कॉन्सोनेंट हैं उसमें आप क्या करना है, अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी अगला अक्षर मतलब +1 कर दिया जाता है। और अगर भवेल है, स्वर है, तो उसको जो है पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है, मतलब एक इसमें माइनस कर दिया जाता है। तो आप क्या कीजिए कि ये सिंड्रेला लिखिए और सब में जो है कॉन्सोनेंट है उसमें एक जोड़ते जाइए, फिर भवेल में एक घटाते जाइए। एक तो माध्यम ये आप ऐसे कर सकते हैं, और फिर जब इसको अरेंज कर लीजिएगा कॉन्सोनेंट में एक जोड़ने और भवेल में एक घटाने के बाद फिर से एक वर्ड बनेगा। उस वर्ड में दाईं ओर से जो 7वां लेटर है, ठीक है, उसको आपको करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम टेकन होगा। आप क्या कीजिए कि सभी अक्षरों को, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट उसमें एक जोड़िए और भवेल में एक घटाइए। तो इन सभी को नहीं कर रही है ऐसे, ठीक है, इसमें बहुत लंबा टाइम। आप डायरेक्टली क्या कीजिए कि जो दाईं ओर से 7वां लेटर पहले देख लीजिए कौन है इसमें, दाईं ओर से
सातवां लेटर दायां इधर हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां लेटर एन है। तो एन क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट है तो इसमें क्या कीजिए, +1 कर दीजिए। तो एन के बाद +1 क्या होगा? पी हो जाएगा, सॉरी ओ हो जाएगा। ओ, एन के बाद क्या आता है? ओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओ देखिए, ये इस तरह से होता, इस तरह से कब होता? एक मिनट, मैंने गलत कर दिया कि इस तरफ से कब होता? जब यहां पर कहा जाता कि लेटर से जो है अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं करने बोलता, तब डायरेक्टली जो है इधर से आप जो है इसको कर देते। आप जो है इसके पहले ही पहले लेटर को अरेंज कर दीजिए, ठीक है। लेटर को क्या कीजिए कि इसको अरेंज कर दीजिए। तो देखिए, अगर लेटर को आप इसको अरेंज कीजिएगा तो अरेंज करने के बाद क्या आएगा? इसको लिखिए CINDRELLA। तो पहले ए से स्टार्ट होता है, फिर सी है, फिर डी है, फिर क्या है? ई है, फिर आई है, फिर एल होगा, एल होगा, एन होगा, आर होगा। यही है ना। अब इसके बाद जब इसको लेटर को अरेंज कर दिए तो अब यहां से दाएं से सातवां लीजिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 लिए, तो 7 में क्या हो गया? डी हो गया। तो डी क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है। तो इसमें जब कॉन्सोनेंट है तो +1 कीजिए। डी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा ना। तो ई क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि यहां पर जो है अगला अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, ये सभी प्राइम नंबर है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। तो एक छोड़ के एक जो है इसमें किया गया है, एक छोड़कर एक जो है इसमें किया गया है। तेईस है, 23 है, तो फिर यहां देखिए मिक्सर है ना, तो इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। तो आपको जो है यहां पर कुछ काम करना होगा, क्योंकि अगर इसमें काम करते 23 के बाद अगर यहां और एक क्वेश्चन मार्क रहता तो 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाता? 24 होता क्या? नहीं होता। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो दो को छोड़, दो और अपने आप से भाग लगे। ठीक है, दो तो प्राइम नंबर होगा, जो अपने आप से भाग लगे वो क्या है? प्राइम नंबर है। और किसी से भी भाग ना लगे, ठीक है, दो भी प्राइम नंबर है। तो 23 के बाद 24 नहीं होता, क्योंकि 24 भाग लगता है। 25 26 नहीं होता, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा। देखिए 29 अपने आप को छोड़कर किसी से भी भाग नहीं लगता, तो यहां पर 29 होता। लेकिन यहां पर जो है आपको अलग कुछ होगा, 3 डिजिट का कोई नंबर होगा। देखिए 156 है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए 156 से 272 में कितना का डिफरेंस है? अब डिफरेंस ही निकालिएगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो जब डिफरेंस निकालिएगा तो देखिए कितना होता है? 16 का डिफरेंस हो गया। कितना का डिफरेंस हो गया? 16 का डिफरेंस हो गया। फिर इसमें जाइएगा तो देखिए 16 के बाद कितना का डिफरेंस हो गया? तो 0 हो गया, फिर 7 हो गया। कितना का डिफरेंस हो गया? 70 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर यहां पर कितना, कोई पैटर्न है क्या इसमें? कोई भी पैटर्न नहीं आ रहा है। तो आप कैसे करेंगे? कोई पैटर्न आ रहा है क्या? 16 से 70 अचानक से इतना इंक्रीज हो गया, तो पैटर्न नहीं आ रहा है। तो ये वाला मिक्स सीरीज का क्वेश्चन जो है नहीं है, कुछ अलग चीज है। तो आप देखिए, अगर 13 है, 13 से 156 कैसे लाएंगे? 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। 169 से कितना कम है? देखिए 156 है तो 13 कम है। 169 से कितना कम है? 13 कम है। फिर 17 है, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। 289 में यही कितना कम है? कितना कम है?
272 है ना, तो 272 करेंगे तो देखिए कितना 17 कम है, यानी कि ये पर क्या करना होगा इसको लाने के 13 पर स्क्वायर प्लस 13 करना होगा। ठीक है, 13 पर स्क्वायर प्लस 13 करना होगा। देखिए कम है तो यहां पर कितना करना होगा 17 पर स्क्वायर 17 करना होगा। अब देखिए 19 पर स्क्वायर करके 19 करना होगा क्या, सॉरी ये घटाना है। ठीक है, ऐड नहीं करना है, ये क्या करना है घटाना है, ये कम है 169 से जो है कम है, यहां क्या है कम है। तो आपको क्या करना होगा 13 पे स्क्वायर करना होगा माइनस 13 करना होगा, 17 पे स्क्वायर माइनस 17 करना होगा, 19 पर स्क्वायर माइनस 19 करना होगा। देखिए 361 19 पर स्क्वायर माइनस 19 कर दिए तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, 5 में गया 4, 342 हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसी तरह कितना होगा 23 पर स्क्वायर माइनस 23, तो 23 पर स्क्वायर कितना हो गया 529, 529 में 23 घटाएंगे तो 5 नॉट, 0 को नॉट भी बोलते हैं ना 6, 506 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 506 करेक्ट आंसर होगा। आप जो है इसको 13 पर स्क्वायर माइनस 13 है, तो देखिए इसको मैं क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, 13 कॉमन लीजिए माइनस 1 कीजिए तो 13 गुने 12, तो इसको जो इस तरह से भी कर सकते हैं, 13 को एक कम से जो है गुना कीजिए, 17 को एक कम से गुना कीजिए 16 से, इसमें 19 को एक कम से गुना कीजिए 18 से, इसमें जो है 23 को एक कम से गुना कीजिए 22 से। ठीक है, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, एक ही चीज हुआ। तो 23 को जब 22 से गुना करेंगे तो 22 से गुना करने का क्या नियम हो सकता है 23 गुने 11 गुने 2, तो 23 को 2 से गुना किया। अब ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये एक लॉजिक हो सकता है मुंह से गुना करने का कि 23 गुने 2 कितना हो गया 46 हो गया, 46 को 11 से गुना कीजिएगा तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से गुना करेंगे तो लेफ्ट और राइट वाला लिख देंगे और बीच में क्या करेंगे ऐड करेंगे, 6 4 10, तो यहां पर 0 होगा, 10 का 0 हाथ में रहा 1, कैरी को उसके राइट साइड वाले में दे देंगे, तो 506 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए बॉटनी है, बॉटनी जो है ये क्या है, ये एक ब्रांच है जिसमें हम प्लांट के बारे में पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसी तरह एंटोनोमी क्या है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी क्या है ब्रांच है। तो एंटोनोमोलॉजी में जो है कीड़े का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं कीड़े का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कीड़े का अध्ययन करते हैं। तो ये सभी टाइप के क्वेश्चन आप कमेंट में दीजिए कि बर्ड के जिस विभाग में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्नेक का जो होगा उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। अब यहां पर देखिए क्या दिया गया है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको नंबर एनालॉजी बोलते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो एक पैटर्न दिया गया है या आप कह सकते हैं एक सेट दिया गया है, इन सेट में नंबरों के बीच में जो है कुछ रिलेशन है। आपको फाइंड आउट करना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सेम रिलेशनशिप जो है नंबरों के बीच में किस सेट में है। तो यहां 12 है 24 है। ठीक है, तो देखिए 12 का 2 गुना क्या हो गया 24 हो गया और ये 12 का स्क्वायर हो गया। तो ये जान लीजिए कि अंतिम वाला जो अगर इस पैटर्न पे होगा तो अंतिम वाला जो है स्क्वायर होगा। तो ये भी स्क्वायर है क्या, नहीं है, ये स्क्वायर है किसका 13 का, और यहां 13 गुना 2 है। देखिए ये भी स्क्वायर है 10 पर स्क्वायर है, लेकिन ये 10 गुना 2 अगर होता है तो 25 हो रहा है क्या, नहीं, यहां पर 20 होता तो हो जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये तो स्क्वायर है ये, और ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर सेम पैटर्न का ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हॉकी के दूसरे चौथे और पांचवें और छठे बाएं से गिनने पर अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं।
जिनमें प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार जो है उपयोग किया जा सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है गलत भी हो सकते हैं आपको अगर ना पता हो तो। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा लेना है। दूसरा क्या है? ओ है। फिर क्या लेना है? चौथा लेना है। देखिए बाएं से गिनने पर, यानी इधर से ही गिनेंगे। अगर दाएं से बोलता है तो इधर से दूसरा क्या हो जाता है? ई हो जाता। लेकिन हमको बाएं से गिनना है तो लेफ्ट इधर होगा और राइट जो होगा इधर होगा। तो दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दूसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठा हो गया, यानी ओ के ई वाई। एक क्या बन गया? ओ के ई वाई, ओके हो गया। ओ के ई वाई ओके हो गया। अच्छा, यहां पर दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों का उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया गया हो? ठीक है, तो कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं? देखिए सबका उपयोग करना है तो एक ही अक्षर बनाया जा सकता है, ओके। ठीक है, कितने अक्षर बनाए सकते हैं? एक अक्षर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अक्षर बनाया जाएगा तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 सदस्य जो है ओलंपिक में अलग अलग देशों जैसे यूएसए, चीन, कोरिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें से प्रत्येक एक अलग अलग खेल जैसे वॉलीबॉल, तीरंदाजी, राइफल, शूटिंग, टेनिस, मुक्केबाजी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 7 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को जो है एक देश और एक गेम पसंद है। ठीक है, तो तीनों का जो है एक ग्रुप बनेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहां पर देखिए क्या है, सी जो है तीरंदाज के लिए चीन का प्रतिनिधित्व करता है। सी जो है ये क्या है? चाइना है। और किसका प्रतिनिधित्व करता है? तीरंदाजी के लिए। ठीक है, तीरंदाजी का प्रतिनिधित्व करता है। फिर क्या बोल रहा है? डी जो है यूएसए का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन वॉलीबॉल या राइफल शूटिंग नहीं करता है। तो डी क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा, बट राइफल नहीं है। ठीक है, राइफल नहीं होगा और वॉलीबॉल नहीं होगा। वॉलीबॉल जो है ये नहीं खेलेगा। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में हिस्सा लेता है, यानी कि यहां आपको ब्लैंक रखना होगा क्योंकि आदमी का नाम नहीं है। तो जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है, जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी में लेगा, मुक्केबाजी में होगा। ठीक है, हिस्सा लेता है। ई वॉलीबॉल में हिस्सा लेता है लेकिन कोरिया के लिए नहीं खेलता है। ठीक है, ई जो है किसमें? वॉलीबॉल में। तो वॉलीबॉल जो है कौन खेलेगा? वॉलीबॉल जो है कौन खेलेगा? ई खेलेगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि किसके साथ खेलेगा। तो क्वेश्चन में आपको जी का फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में जो है ई का फाइंड आउट करना है कि ई जो है किसके साथ है। देखिए एक बात देखिएगा कि अगर ई का फाइंड आउट करने बोलता तो ई तो किसी एक के साथ है। तो आंसर में देखिए अगर आप खोजिएगा तो अभी जापान तो कैंसिल हो जाएगा, जापान कैंसिल हो जाएगा। जापान, क्योंकि यहां पर ई अलग जगह खेल रहा है मुक्केबाजी, जो जापान के साथ खेलता है वो मुक्केबाजी होगा, इसलिए ए वाला आंसर तो नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि कोरिया के लिए जो है ये बोलता है कि कोरिया के लिए नहीं खेलता है। ई जो है कोरिया के लिए नहीं खेलता है, कोरिया के लिए नहीं खेलता है। तो कोरिया भी आंसर होगा क्या? कभी नहीं होगा। ठीक है, कोरिया आंसर जो है नहीं होगा। फ्रांस या रूस में से कोई आंसर होगा।
अगर फ्रांस या रूस में से कोई दूसरे के लिए, ई को छोड़ के दूसरे के लिए होगा, तो आप जो बचेगा इसमें से करेक्ट आंसर मार सकते हैं। तो यहां बोल रहा है कि जो, यहां देखिए रूस से दिया है कि जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस में हिस्सा लेता है। ठीक है, यानी कि रसिया वाला, इसको ऊपर कर देते हैं। ये बोल रहा है कि जो रूस है, रसिया वाला जो है, वो कहां पर टेनिस खेलता है। ठीक है, रूस वाला जो है क्या खेलता है, टेनिस खेलता है। ये कोरिया नहीं होगा। देखिए जब रसिया वाला टेनिस खेल रहा है, मेरा ई क्या बोल रहा था, वॉलीबॉल खेल रहा है यानी, और रसिया वाला टेनिस खेल रहा है, लेकिन ई वाला वॉलीबॉल खेलता है। जब रसिया वाला टेनिस खेलता है तो यहां पर ई होगा क्या, क्योंकि ई तो यहाँ फिक्स है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो इतना तक में ही बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए भी जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ई कौन करता है, फ्रांस प्रतिनिधित्व करता है। आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, लेकिन आंसर हमको जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही हमको आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। ए एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहां जगह नहीं है, लिखिए ए जो है किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, लिए एथलेटिक्स का प्रतिनिधित्व करता है। फिर एफ जो है कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कोरिया, तो एफ यहां भी नहीं होगा और कोरिया तो होगा ही नहीं, तो बच गया कौन। ठीक है, जी जो है राइफल शूटिंग में हिस्सा लेता है। जी कहां लेता है, राइफल शूटिंग में हिस्सा लेता है। तो जी एक व्यक्ति है जो कहां होगा, राइफल शूटिंग में होगा, तो यहां भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहां तो हो गया। अब जी कहां होता है, राइफल शूटिंग में हिस्सा लेता है। अब यहां पर क्या कर रहा था कि एफ कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी कि एफ जो है ये कोरिया भी नहीं होगा और एफ जो है ये जापान भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए किसका किसका ये हम यूज कर चुके हैं। तो चाइना का यूज देखिए कर लिए ना, देश में देखिए कौन कौन सा बच गया। अब देखिए चीन का हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, चीन का तीनों मिल गया। यूएसए का यूज कर चुके हैं, यानी कि जो यूएसए है उसका भी यूज कर चुके हैं। फिर जापान, एफ तो जापान होगा नहीं, इसका भी यूज जो है हम कर चुके हैं। एफ जापान होगा नहीं। ऑस्ट्रेलिया तो होगा नहीं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ए का था। रूस, रूस होगा नहीं। अच्छा, रूस यहां पर जो है हो सकता है। ठीक है, रूस जो है हो सकता है क्योंकि हमको नहीं पता, इसलिए जापान को जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जापान को छोड़ दीजिए। अब कोरिया हो गया, फ्रांस हो गया। अब कोरिया जो है ये हो नहीं सकता एफ। ठीक है, और जापान भी तो नहीं होगा, जापान को जो है ऑलरेडी यहां पर देखिए काट दिए क्योंकि जापान जो है नहीं होगा। ठीक है, जापान यहां पर भी हो सकता है एफ, लेकिन कोरिया या जापान जो है आपको नहीं दिया गया है, ये भी हट गया। अब मुक्केबाजी वाले में दे सकते हैं और टेनिस में भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब क्या है, बचा फ्रांस। ठीक है, बचा कहां, फ्रांस। बचा फ्रांस और जापान। जापान नहीं होगा तो कहां होगा, अब फ्रांस वाला होगा। तो जब फ्रांस वाला होगा तो जापान में भी नहीं है और रसिया भी नहीं है। तो एफ जो है ये देखिए अभी तक कितना है, 1 2 3 4 5 6 और एक रुका हुआ है ना, तो आप दे सकते हैं एफ के साथ जो है फ्रांस दे सकते हैं। ठीक है, एफ के साथ क्या दिए हम, फ्रांस दिए। उसके बाद जो होगा, अब देखिए यहां पर कौन कौन सा नहीं हो सकता है, ये तो कैंसिल, इसका तो खेला खत्म हो गया। एफ के साथ जो है फ्रांस होगा। अब जब फ्रांस होगा तो खेल भी देख लीजिए यहां पर।
आपका मुक्केबाजी जो है हो चुका है, क्योंकि मुक्केबाजी इसमें नहीं पड़ेगा, मुक्केबाजी भी नहीं होगा, तीरंदाजी भी नहीं होगा। फ्रांस के लिए देखिए पहले क्या होगा। अच्छा, यहां पर आप जी को जो है, इसको जी को कंप्लीट कर सकते हैं। हमको जो है किस देश का प्रतिनिधित्व करता है ई, उसका पता करना है। ठीक है, तो जी को देख सकते हैं कि इसमें कौन बच गया। एफ के लिए फ्रांस हो गया। अब यहां पर जापान जो है ऑलरेडी है विजिट। ठीक है, जापान भी है, रसिया भी है, तो कोरिया कहीं से भी देखिए, कोरिया यहां नहीं है, तो आपका कोरिया कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, कोरिया कहां होगा, यहां होगा। अब जो है यहां जापान है, रसिया है, यहां कोरिया हो नहीं सकता, तो मेरा एक ही देश यहां पर बच जाता है। कौन देश बच गया, यूएसए, चीन, चीन ऑलरेडी, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो यहां पर जापान भी हो गया। अच्छा, यहां पर देखिए एफ जो है कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ स्पेस रहता तो आसानी से होता है, इसी कारण से दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मेरा 7 लोग हैं, 7 लोगों की जगह में सी डी, फिर ये, फिर ई के लिए हो गया, रसिया के लिए हो गया, फिर यहाँ कोरिया हो गया, ये हो गया। तो आप देखिए ए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी हो गया। जब 7 ऑलरेडी हो गया तो यहां पर फिर एफ और फ्रांस दिए थे, जहां पर खाली जगह होगा वहां आप भर दीजिए। ठीक है, एफ के साथ जो है, एफ कोरिया या जापान के साथ प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, तो जब कोरिया या उसके साथ प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो कोरिया कहां होगा, यहीं पर होगा, जी के साथ कोरिया होगा। अब देखिए यहां पर सभी देश ऑलरेडी जो है देखिए बुक हो चुके हैं, सभी देश ऑलरेडी क्या है, बुक हो गया। तो देश का तो एक ही जगह खाली है मेरा, कहां पर, यहां पर फ्रांस, तो यहां भर दिए। ठीक है, यहां भर दिए। एफ जो है कोरिया नहीं होगा, जापान भी नहीं होगा, तो एफ कहां होगा, रसिया में होगा। ठीक है, एफ कहां होगा, रसिया में होगा। और यहां पर जो एक बच गया, यहां कौन बच गया, ए हो गया, बी बच गया, तो बी को आप यहां पर दीजिए। ठीक है, बी को यहां दीजिए। अब देखिए ये मुक्केबाजी है, तीरंदाजी है, वॉलीबॉल, टेनिस, एथलेट, राइफल, तो जो बच गया यहां पर दे दीजिए, एक ही बच रहा है, एथलेटिक्स, शूटिंग, राइफल शूटिंग, तीरंदाजी, वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो फुटबॉल जो होगा ये कहां होगा, यहां होगा। देखिए सब जो है आपका मिल गया, तो ये कहां होगा, फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से जो है कौन सा अलग है, कौन सा ऑड वन आउट है। तो देखिए जिम कॉर्बेट हो गया, रणथंभौर हो गया, तुंगभद्रा हो गया। ठीक है, बांधवगढ़ हो गया। तो अगर देखिएगा तो जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, ये सभी क्या हैं, नेशनल पार्क हैं। जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ क्या है, नेशनल पार्क है। लेकिन तुंगभद्रा जो है एक नेशनल पार्क जो है नहीं है, ये क्या है, नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, ये नेशनल पार्क जो है नहीं है। ठीक है,
तो ये जो है जिम कॉर्बेट हो गया, रणथंभौर हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ये सभी क्या है? राष्ट्रीय अभयारण्य है। राष्ट्रीय अभयारण्य है, नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क है। लेकिन तुंगभद्रा जो है ये क्या है? एक नदी का नाम है। ये क्या है? एक नदी का नाम है, इसलिए जो है डिफरेंट कौन सा हो रहा है? डिफरेंट जो होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि यहां दिया गया है कि विषम भी यहां भी चुनना है, तो एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, सेबी हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, बीओआई हो गया, यूको हो गया, एचएसबीसी हो गया। ठीक है, तो एचडीएफसी क्या हो गया? एक प्राइवेट बैंक है, आईसीआई भी एक बैंक है, आईडीबीआई भी एक बैंक है। ठीक है, पीएनबी एक बैंक है, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा है, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, एचएसबीसी बैंक है। लेकिन सेबी क्या है? ये क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है? एक रेगुलेटर है। ठीक है, ये क्या है? रेगुलेटर है। सेबी क्या है? एक रेगुलेटर है। तो इसमें से कौन सा डिफरेंट होगा? सेबी डिफरेंट होगा। नीचे दी गए निश्चित तर्क से संबंधित है, विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है जो एक कैटेगरी से आपको जो है संबंधित है। आपको इसमें से एक ऐसा नाम है जो इसी जो है कैटेगरी से क्या है? संबंधित है। तो देखिए ये सभी क्या है? पावर प्लांट है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, तो इसमें जो है रावत भाटा भी क्या है? एक पावर प्लांट है जो कि राजस्थान में है। रावत भाटा जो है ये भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये सभी क्या है? नदी है। ये क्या भाखड़ा नंगल क्या है? एक नदी है, इस पे डैम बनाया गया है। तो ये सभी जो है क्या है? एक पावर प्लांट है जो देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित है। जैसे कुंडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। कायगा कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है, तो इसी तरह जो है तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो सभी अलग अलग जो है राज्यों में स्थापित है। तो रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो रावत भाटा अलग होगा। नेक्स्ट आइए, यहां पर कह रहा है कि 25 पर्यटकों के एक समूह में, देखिए ये मान लीजिए एक पूरा सा पुल है, मतलब ग्रुप है। इसमें लोग कितने हैं? 25 लोग हैं और 3 लोगों का जो है ग्रुप है, 3 टाइप के लोग हैं। ठीक है, इसी एरिया के अंदर। ये जो है क्या है? गुजराती है। तो ये क्या है? मराठी है। और ये क्या है आपका? अच्छा, यहां 2 ही समूह है, गुजराती और मराठी। इसका मतलब ये हमने जो है थोड़ा सा एक ज्यादा ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया गुजराती और ये क्या हो गया? मराठी हो गया। तो यहां पर देखिए, तो बोल रहा है कि 10 जो है गुजराती है, यानी ये जो है पूरा क्या हो गया? गुजराती हो गया। फिर 12 क्या है? क्या आपका? मराठी है। यानी ये जो पॉइंट आता है बीच वाला, ये तो 2 बार आ गया ना, आपको तो एक ही बार लिखना है। तो कॉमन कितना होगा? और 5 जो है गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। यानी ये जो कॉमन है ये मिक्स है, दोनों में ये पार्ट शामिल है। यानी ये क्या होगा? 5 होगा। जो गुजराती है मराठी भी है। अब ये टोटल जो है ये गुजराती है, तो टोटल का कितना है? 10 है और 5 यहां, यानी इधर कितना होगा? केवल गुजराती वाला क्षेत्र कितना होगा जो कि महाराष्ट्र के साथ शामिल नहीं है।
तो 10 में से 5 घट जाएगा, यानी इधर 5 हो गया। इस बीच वाला पार्ट कौन सा हो गया, 5 हो गया। तो इसी तरह 12 अगर मराठी है तो 5 जो है ये मराठी भी कॉमन है, तो 5 अगर इधर है तो इधर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो 9 तो गुजराती और 9 ही मराठी है, यानी कि गुजराती और मराठी वाला जो है इतना ही व्यक्ति है ना। तो टोटल आपको पता करना होगा कि कितना गुजराती और कितना मराठी है। तो आप क्या कीजिए कि 5 + 7 ऐड किए, तो ये जो 5 है इसको क्या बोलेंगे, केवल गुजराती। और ये जो 7 है ये क्या है, केवल मराठी। ये केवल क्या है, मराठी है। ठीक है, अब इसको जो है एक ही बार लेना है, तो अलग अलग लिए, इसको एक बार जोड़ दीजिए यहां पर। तो कितना हो गया, 7 × 5 = 12 और 5 = 17। ये 17 लोग ऐसे हैं जो गुजराती भी हैं प्लस मराठी भी हैं। ठीक है, और ये दोनों बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है यूनियन है, गुजराती प्लस मराठी का जो है यूनियन है। इसमें जो है गुजराती भी केवल बोलने वाले हैं, केवल मराठी भी बोलने वाले हैं, और दोनों बोलने वाले हैं। ठीक है, गुजराती और मराठी जो है और प्लस दोनों, यही है। तो इस तरह से आप कैसे डिनोट किया जाता है कि मान लिया जी यूनियन इस तरह करके देते हैं, इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए, आप इसको अलग अलग कर दिए तो सही है, आप इसको जो है इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जी प्लस यू और यूनियन हो गया, यूनियन एम। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह करके n + g और प्लस n + m और -n g इंटरसेक्शन, यानी कि जो कॉमन है उसको। तो g कितना है, यहां से देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन से देखिए, टोटल g इतना है और 12 है, और जो कॉमन है कितना है, 5 है। तो इस तरह 22 - 5 तो कितना हो गया, 17 हो गया। तो इस तरह भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें से आपको जो है केवल बोलने वाले निकालने के लिए जो है टोटल में से कॉमन को माइनस करेंगे। अगर गुजराती दिया है, सिर्फ जैसे बोला गया है कि गुजराती इतना बोल रहा है और केवल गुजराती बोल रहा है, तो उसमें अंतर है। तो केवल गुजराती निकालने के लिए गुजराती में से किसको माइनस करेंगे, जो दोनों भाषाओं को बोल रहा है। और केवल अगर मराठी बोलने के लिए मराठी जितना बोला उसमें से जो है दोनों मराठी और गुजराती को घटाएंगे तो इतना निकलेगा। तो ये जो 17 निकला ये यहां तक निकला, लेकिन हमको क्या बोला है, 9 तो गुजराती 9 ही मराठी बोल सकता है। ठीक है, तो है मेरा कितना टोटल, 25। 25 में से गुजराती और मराठी बोलने वाले लोग कितने हैं, 17 हैं। तो 25 में से 17 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। ठीक है, भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। ठीक है, चालू वर्ष में मतलब अभी जो साल चल रहा है उसमें वर्षा अधिक हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मोटरसाइकिल की बिक्री है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्षा के, यानी कि मानसून में वर्षा होती है। तो बताइए उपरोक्त में से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहला है कि कंपनीज विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ मोटरसाइकिल टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, माने कि कंपनी जो है वो मोटरसाइकिल के दाम को बढ़ाएगी ताकि उनको जो है लाभ ज्यादा हो सके। ठीक है, तो कंपनी क्या सोचेगी, तो यहां पर देखिए ये बोल रहा है कि अक्टूबर महीने मोटरसाइकिल की बिक्री जो है इस बात पर निर्भर करती है
कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। तो यहां बोल रहा है कि भारत के जो है अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। तो इसका मतलब क्या है, अपेक्षा से अधिक हुई है तो मोटरसाइकिल का बिक्री भी अधिक होगा। ठीक है, मोटरसाइकिल का बिक्री भी जो है अधिक होगा। मानसून अच्छा रहा तभी ना वर्षा अपेक्षा से अधिक हो रहा है। तो पहला क्या हो गया कि कंपनीज विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ मोटरसाइकिल टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। ये आई थिंक गलत होगा, क्योंकि यहां पर जब वर्षा अधिक हुआ है तो मोटरसाइकिल का बिक्री अधिक हुआ है तो दाम बढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं होता है। कंपनी दाम तब बढ़ाती है जब उनको लॉसेस होने लगे। ठीक है, कंपनीज विल रिड्यूस मैन पावर टू रिड्यूस कॉस्ट। मैन पावर घटाने का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घटा, अगर कंपनीज को घाटा लगेगा तब ना आदमी को कट करता है, मैन पावर को कट करता है। कंपनीज रेवेन्यूज विल राइज इवन इफ द प्राइसेस रिमेन अनचेंज्ड। विथ बेटर सेल्स ईच कंपनीज मार्केट शेयर विल इंक्रीज। प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से वृद्धि होगी। कंपनीज रेवेन्यूज विल राइज इवन इफ प्राइसेस रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू जो होगा वो बढ़ेगा, और इसके बावजूद यदि प्राइसेस को जो है अनचेंज किया जा सके, चूंकि ज्यादा हुआ है, दाम अगर नहीं भी बढ़ाएगा तो क्या होगा, बिक्री अधिक होगा तो उसका रेवेन्यू जो है जनरेट होगा। और दूसरा, विथ बेटर सेल्स इच कंपनीज मार्केट शेयर प्राइस विल इंक्रीज। तो ये तो शेयर की बात कर रही है। ठीक है, शेयर प्राइस को इंक्रीज। ये तीसरा वाला जो होगा करेक्ट होगा। यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहेगी तो भी कंपनियों का जो है राजस्व बढ़ेगा। जो बिक्री होगा तो राजस्व बढ़ेगा ना। ठीक है, तो तीसरा वाला क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पति है। ठीक है, बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है। ए एट द रेट बी का मतलब है बी ए का बेटा है। देखिए एक बात आप इसमें देखिएगा ध्यान से, तो जैसे एक ही टाइप का हो, जैसे ए प्लस बी का मतलब ए बी का पति है, यानी कि पहला वाला दूसरा वाला का कोई है। यहां भी देखिए ए हैश बी का मतलब ए बी का कोई है, लेकिन यहां पर थर्ड वाले में क्या दे दिया, ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, बी ए का बेटा है। दूसरा वाला जो है पहले वाले का कोई है, तो ये मिक्स टाइप का दे दिया। ठीक है, मिक्स वाला में आपको जो है क्या करना होगा कि आपको डायग्राम बना के आगे करना होगा। तो यहां पर देखिए आर और पी के बारे में बोल रहा है ना, आर और पी के बारे में बोल रहा है ना। तो आर हैश का मतलब क्या हो गया, हैश का मतलब क्या हो गया, देखिए हैश का मतलब हो गया कि भाई हो गया, यानी आर जो है पी का कौन है, भाई है। प्लस का मतलब क्या हो गया, पी प्लस क्यू का मतलब पी जो है क्यू का पति है। पी जो है ये क्या हो जाएगा, क्यू का पति हो जाएगा, यानी ये प्लस होगा ये माइनस होगा। इसका मतलब मैरिड कपल को दर्शाते हैं। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, बी ए का बेटा है। क्यू एट द रेट ऑफ एस मतलब एस जो है क्यू का बेटा है। एस क्या है, क्यू का बेटा है। एस जो है क्यू का बेटा है, यानी कि ये प्लस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये डॉलर है, तो डॉलर का मतलब क्या हो गया कि दूसरा वाला पहला वाला के बेटी है, तो टी जो है एस की कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। टी कौन हो जाएगा, एस का बेटी हो गया। अब यहां से देखिए आर जो है एस के दादा है। आर कौन है, एस के दादा है। आर एस के दादा है, तो ये देखिए दादा है क्या, नहीं ना है, ये नहीं होगा, दादा कैसे होगा। ग्रैंडफादर क्या है, ग्रैंडफादर होने के लिए
एक जनरेशन का गैप होना चाहिए, यानी कि अगर आपका जनरेशन है तो ये आपका पिताजी का जनरेशन होगा, फिर ऊपर में होगा एक जनरेशन, तो एक जनरेशन का गैप आपका पिताजी को होगा, तभी आपका ये दादाजी का जनरेशन होगा। तो यहाँ पर है क्या, ये तो डायरेक्ट इसकी माता, ये इसके हस्बैंड हैं, और आर जो है पी का कौन है, भाई था। तो आर के बारे में तो एक तो जेंडर दिया नहीं गया है, आर हैश पी का अर्थ यहां क्या दिया गया है, ए हैश बी का मतलब ए जो है बी का भाई है, इसी तरह आर पी का कौन हो गया, भाई हो गया, यानी ये कौन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जेंडर का गैप तो है नहीं, दादा नहीं होगा, आर एस का दादा होगा क्या, नहीं, क्यों, कौन होगा तब, देखिए पी इसके पिताजी हैं, क्योंकि क्यू जो है इसकी माता है, तो ये इसके पति हैं, तो ये पिताजी है, पिताजी का भाई क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, एस आर जो है एस का चाचा हो जाएगा, एस कौन हो जाएगा, आर का भतीजा हो जाएगा। अब पी जो है टी का चाचा है, पी अगर टी का चाचा है तो इसका मतलब क्या हो गया, चाचा है क्या, नहीं है, क्योंकि देखिए एस जो है, एस की बेटी कौन है, ये है, ठीक है, इसका बेटा है, बेटी का ये है, यानी कि एक जेंडर का गैप लेंगे तो अब देखिए यहां से ये दादाजी का जनरेशन है ना, और पी तो इस जनरेशन में है, ठीक है, तो ये कौन होगा, दादाजी होगा ना, लेकिन इसकी बेटी के बारे में बोल रहा है ना, ठीक है, तो ये कौन होगा, ये कौन होगा, दादाजी का जनरेशन हो, तो चाचा कहां से होगा, ये तो पीटा चाचा होगा ही नहीं। अब देखिए एस पी का पोता है, एस पी का पोता है, तो एस पी का पोता हो सकता है क्या, क्योंकि एक जनरेशन का गैप नहीं है, ठीक है, जनरेशन का गैप नहीं है, तभी ना दादा पोता का रिलेशन होगा, ठीक है, तो एस पी का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा ना। क्यू एस की पोती है, क्यू जो है एस की पोती है, क्यू कौन है, एस की पोती है क्या, सॉरी टी और क्यू के बीच में बोल रहा है, तो टी क्यू की पोती है, बिल्कुल है, देखिए एक जगह जनरेशन का गैप है, टी जो है क्यू की कौन हो जाएगी, पोती हो जाएगी, और क्यू कौन हो जाएगा, टी का दादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें, सभी छात्र जो है शिक्षक हैं, और कुछ शिक्षक क्या है, प्रधानाचार्य हैं, और नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष का तार्किक रूप से उपरोक्त कथनों का अनुसरण करता है। तो यहां पर ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है कि ऑल स्टूडेंट्स आर जो है, सभी स्टूडेंट्स क्या है, टीचर है, और सम टीचर क्या है, प्रिंसिपल है, ये हो गया। तो ये देखिए कॉमन है, तो टीचर और प्रिंसिपल दोनों में है, लेकिन एस के साथ जो है केवल टी का संबंध है, पी का तो संबंध है नहीं। तो कुछ छात्र जो है प्रधानाचार्य है, तो स्टूडेंट यहां है, प्रधानाचार्य यहां है, तो प्रधानाचार्य का एरिया केवल इतना दूर है, स्टूडेंट तक तो गया नहीं, तो ये नहीं होगा। सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, तो देखिए प्रधानाचार्य क्या सभी शिक्षक है ना, नहीं है, क्योंकि कुछ ही है, कॉमन क्या है, थोड़ा सा है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, तो कुछ प्रधानाचार्य जो है शिक्षक हैं, देखिए ये सही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो है ये थोड़ा सा शेयर करता है टीचर के साथ, तो ये करेक्ट होगा। तो ये भी क्या होगा, सभी छात्र प्रधानाचार्य है क्या, तो प्रिंसिपल स्टूडेंट में तो कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल स्टूडेंट का एरिया यहाँ है और प्रिंसिपल का एरिया जो है यहाँ है, तो केवल तीसरा वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। आप इसको जो 150 मेथड से भी बना सकते हैं। तो इस टाइप का स्टेटमेंट में देखिए स्टूडेंट वाला में कितना देना है आपको, 100, और नेक्स्ट वाले में देना है 50, सम वाले में 50-50 देना है। अब दोनों को मिलाने के लिए
दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के लिए आप कुछ कॉमन करना होगा। अगर कॉमन है तभी दोनों से जो है कंक्लूजन एक निकलेगा, दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर कंक्लूजन निकलेगा। तो टीचर यहां पर कॉमन है, तो टीचर कॉमन है, तो देखिए कॉमन अगर 50-50 होगा ना तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहां देखिए यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, तो दोनों को मिलाकर जो है कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो अपने आप में ही जो है इसको घुमा फिरा के प्रत्येक स्टेटमेंट को बनाना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया 100 हो गया, यहां क्या हो गया 50 हो गया। अब चूंकि देखिए यहां पर क्या है, आपका स्टूडेंट है और प्रिंसिपल है, आपका स्टूडेंट यहां पर है और प्रिंसिपल यहां पर है, तो ये मिलाकर दिया गया तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, मिलेगा ही नहीं इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन 50-50 रहेगा तो कंबाइन नहीं। प्रिंसिपल है टीचर है, प्रिंसिपल है टीचर है। देखिए टीचर यहां भी है और टीचर यहां भी है, तो हम जब इस तरह से होगा तो नजदीक वाला जो है दूरी को देखेंगे। प्रिंसिपल और टीचर यहां नहीं देखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल और टीचर के बीच यहां पर है। तो जब प्रिंसिपल और टीचर के बीच है तो सम टीचर और प्रिंसिपल अगर ऐसा रहे सम एक्स इज वाई, तो सम वाई इज एक्स भी होता है। तो यहां लेकिन दिया है ऑल का केस, ये गलत होगा। सम का केस में ऑल का केस गलत होगा। सम एक्स इज वाई, तो सम वाई इज एक्स हो सकता है, लेकिन ऑल का केस नहीं हो सकता है, ये गलत होगा। दूसरा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए ऑल वाला केस में चाहिए कितना 50, और यहां भी टीचर के ऑल वाला केस में चाहिए, पहला में 100 चाहिए और नेक्स्ट वाले में कितना चाहिए 50 चाहिए, और ये 50 चाहिए। और यहां पर आपको प्रिंसिपल कितना है 50 है, मांग कितना रहा है 100 प्रिंसिपल मांगा है, तो ये दे सकते हैं क्या 50 है आपके पास और आप 100 दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह भी समझ सकते हैं। प्रिंसिपल और टीचर है तो सम प्रिंसिपल सा टीचर, ये सही है, तो 50 वाला सही होगा, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल 50 है और सम वाले में दोनों साइड 50-50 होता है। तो प्रिंसिपल 50 है, 50 मांग रहा है, यहाँ भी टीचर 50 है, यहाँ भी 50 मांग रहा है, इसलिए ये भी करेक्ट है। और ये वाला देखिए स्टूडेंट और प्रिंसिपल, तो स्टूडेंट यहाँ है प्रिंसिपल यहाँ है, दोनों मिक्स होगा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द वैल्यू ऑफ द वर्ड सेलेक्ट इज रिटन इन 64, कैसे है 64 लिखा गया है, तो सेलेक्ट को कैसे आप 64 लिख सकते हैं। तो देखिए पहले इसका जो पोजिशनल वैल्यू है उसको लिखिए, ये 19 है, ये 5 है, और ये क्या है 5 है, ये क्या है 12 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 20 है। हो सकता है कि ऐड करके ये जो है 64 लाया हो, तो इसको ऐड करके देखिए, तो यहां पर क्या है 12 और 19 कितना हो गया 31 हो गया, 31 हो गया। अब 31 20 हो गया, और 10 30 और 3 हो गया 33, 33 दूना 66 में 2 कम, यानी कि क्या हो गया 64 हो गया। देखिए 64, तो ये सम ऑफ अल्फाबेट्स हो गया। उसी तरह मैटर को देखेंगे तो m का कितना हो गया 13 हो गया, 1 हो गया 20 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 5, फिर 18 हो गया, 13 प्लस 1 14 और 20 कितना हो गया 34, 34 और 20 हो गया 54, 54 और 5 हो गया 59, तो 60 मान के चलिए, 59 60 प्लस 18 यानी कितना हो जाएगा, तो 78, एक कम था तो 77 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव रैंक्स 21st फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो इसमें आसान है कि 28 को जोड़िए, ऊपर और नीचे से जोड़िए, ठीक है, तो 21 होगा, उसमें एक माइनस कीजिए, क्यों, क्योंकि मान लिया कि ये कोई व्यक्ति है, इसका ऊपर से कंडीशन लिए और नीचे से भी ले लिए पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन को जो है ऊपर से ले लिया और नीचे से भी ले लिए,
तो यहां से लिए तो इसको एक बार ऐड किए उसमें, फिर नीचे से किए तो इसको भी एक बार ऐड किए, तो 2 बार ऐड हो जाता है। आपको तो करना एक ही बार ऐड है, तो आपको 1 माइनस कर देते हैं। तो कितना हो गया 28 प्लस 20 48। ठीक है, 48 इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 5 है, 7 है, 21 है, 23 है। देखिए कैसे करके, बहुत स्पीड में बढ़ रहा है तो गुना या स्क्वायर क्यूब करेंगे, और धीरे धीरे बढ़ रहा है तो भाग, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको सब कुछ ऐड करना होगा। तो ये आप देखिएगा तो बहुत स्पीड में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ का 7 का तिगुना हो गया, लेकिन फिर इधर देखिए तिगुना हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है। तो आप इसमें डिफरेंस लीजिए, तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया, ये डिफरेंस वाला भी सवाल नहीं लगता है। देखो यहां पर कीजिए 2 पर स्क्वायर +1 कीजिए, जब भी अलग अगर ना हो तो इसको अलग अलग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। यहां पर 8 से क्या है 1 कम है, 8 से 1 कम है। अब मान लिए 3 स्क्वायर है, ठीक है, ये कितना है 3 स्क्वायर है 9 में कितना है 2 कम है। 4 स्क्वायर 16, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है ये इसी तरह आई थिंक बनेगा। 5 है, 7 है, 21 है, 23 है, क्वेश्चन मार्क है, 71 है। तो 5 को आप लिख सकते हैं 2 पर स्क्वायर +1, 7 को लिख सकते हैं 3 पर स्क्वायर 9 - 2, फिर 21 को आप क्या लिख सकते हैं 4 पर स्क्वायर +16 + 5 21। देखिए कोई भी जो है संबंध नहीं आ रहा है। ये कैसे करेंगे ध्यान दीजिए इस पर, अगर आप सीरीज को समझ जाइएगा तो आसानी से जो है बना सकते हैं। ऐसे करके देखिए 5 × 2 10 - 3 हो गया 7, 7 गुना 5 × 2 10, 5 × 2 - 10 हो गया 3, यहां पर 2 गुना में अगर 3 माइनस करेंगे 11 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। 5 × 1 + 2, ठीक है, 5 × 1 + 2 7, 7 × 2 + 3, देखिए ये भी नहीं हो रहा है। तो ये कैसे होगा, देखिए इसमें जो है अगर ध्यान से देखिए पैटर्न है तो आप यहां देख सकते हैं। तो इसमें 5 + 2 किया गया है, फिर क्या किया गया गुने 3 किया है, फिर +2 किया है, फिर यहां क्या होगा गुने 3 होगा। और जब 23 × 3 किए 69 होगा, और 69 में यहां से क्या होगा +2 देखिए हो जाएगा 71, यानी यहां जो करेक्ट आंसर होगा 69 होगा। अब जो है ये एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी, इसको कंप्लीट करना है आपको। 8 जो है 28 जिस तरह से आ रहा है, सेम जो है 15 से क्या आएगा, 8 को 28 कैसे कर सकते हैं,
8 को आप 3 से गुना कीजिए तो 24 तक आता है, प्लस 8 का जो है आधा जोड़ दीजिए यानी 4, 24 4 28। ये वाला इसलिए गलत हो सकता है क्योंकि 15 को आप 3 से मान लीजिए गुना कीजिए और 15 का हाफ क्या जोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि हाफ 7.5 होगा तो ये फ्रैक्शन में आने लगेगा। और यहां जो आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है आपको, होल नंबर में, इसलिए जो है गलत होगा। ठीक है ना। हाफ अगर नहीं भी कीजिएगा तो 28 लाने के लिए यहां कितना कर सकते हैं आप, 4 ऐड कर सकते हैं, बट यहां भी 4 ऐड कीजिएगा तो 15 या 45 और 4 49 आएगा। यहां पर 49 है क्या, कहीं भी नहीं है, तो कुछ अलग जो है इसका लॉजिक बनेगा। 28 लाना है तो और कैसे आप 28 ला सकते हैं ये सोचिए। 8 को जो है आप इसके एक कम से गुना कीजिए 56, 56 को हाफ कीजिए तो 28, ये हो सकता है। 15 को जो है उसके कम से गुना कीजिए यानी कि 14। अब इसको जो है हाफ कर दीजिए तो 15 सत्ते 105। देखिए अभी भी मेरा आंसर नहीं मिला। तो ये सभी जो सीख रहे हैं ये मेथड्स हो सकते हैं, किसी और में अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। अब और क्या लगाएंगे इसमें 8 को, ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको बताइए। आपको देखिए 63 है, 126 ला सकते हैं, 65 ला सकते हैं और 124 ला सकते हैं। और आपको जो है ध्यान रखना है कि ये 28 आप ला सकते हैं। कैसे लाइएगा 8 से 28, तो सेम लॉजिक में आपको 15 से करना होगा। अब देखिए 8 8 दिया 24, उससे तो हुआ नहीं। हाँ 8 गुना 2 क्या हो गया 16, 16, 8 गुना 2 16, 16 से कितना अधिक है 12 अधिक है 15, ठीक है 12 अधिक है। 16 से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 12 ये अधिक है तो कैसे करेंगे। इस 8 में इस 8 का आधा को ऐड कर सकते हैं, 8 + 8/2। तो वही बात है कि जब हम इसको हाफ करेंगे तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको सोचिए, ठीक है, नहीं तो बता ही देते हैं। तो इसको आप बहुत सारे मेथड किए, फेल हो गए, तो अलग अलग करने का जो है कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको इसके साथ लेट मत कीजिए। 8 जो है आप 8 को कैसे ला सकते हैं, 8 किसके नजदीक है, 8 जो है ये आपका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 2 पर स्क्वायर -1 हो, 3 पर स्क्वायर यानी 9 - 1। उसी तरह 28 कीजिएगा तो 3 पर क्यूब -1, ठीक है, 3 पर क्यूब -1। उसी तरह अगर 15 को आप करते हैं स्क्वायर में तो 4 पर स्क्वायर -1 हो रहा है, कितना हो रहा है 4 पर स्क्वायर -1। और फिर जो है उसी तरह 4 पर क्यूब -1 करना होगा, ठीक है, जैसे यहां किए तो 4 पर क्यूब माइनस कितना हो गया, 4 पर क्यूब 64 -1।
कितना हो गया 63। अब देखिए यहां पर आंसर क्या हो रहा है, मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 5 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनमें 2 की औसत आयु 12 वर्ष है, तो शेष 3 की औसत आयु क्या होगी। तो हमको पता है कि एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन्स कर देंगे तो टोटल एज निकलेगा। ठीक है, तो यार टोटल एज कितना होगा 5 लड़कों का, 5 गुने 25 तो 125, और यहां पर 2 की औसत आयु कितना दिया गया है, 2 गुने 12 यानी कि 24। ठीक है, तो 125 जो है पांचों लड़का का है, 2 का 24 है, तो 3 का कितना होगा। ठीक है, 3 का जो एज होगा, 3 लड़कों का एज जो होगा वो कितना होगा, 125 में 24 को माइनस कर देंगे, यानी कितना हो गया 101 होगा, 101 होगा। अब हमको इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना होगा, 101 टोटल है, तो इसको ऐसे अगर टोटल अगर दिया है तो नंबर ऑफ पर्सन से भाग देंगे तो निकल जाएगा एवरेज। तो कितना होगा 33.66 होगा। देखिए 3 तिया 9, फिर 1, 3 तिया 9, 2 0 6 6, यही होगा इसका एवरेज एज। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि लुप्त संख्या को ज्ञात करें, तो फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो अब अगर ध्यान से यहां देखिएगा तो 5 का डिफरेंस है, यहां पर +5, फिर यहां पर +5, +5 का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस है, यहां पर +5 हो गया 14 और +5 हो गया 19, तो यहां पर कितना होगा 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्दों में अक्षरों की जो है संख्या व्यंजनों और स्वर्णों के आधार पर संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। यह है कि आपको जो यहाँ पर ये भी एनालॉजी का सवाल है, और जो आपको यहाँ पर रिलेशन बनाना है ये नंबर ऑफ लेटर्स कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग जो है नहीं बनाना है, वोवेल के अकॉर्डिंग भी नहीं बनाना है। जैसे इसमें जो है आपको देखिए एक वोवेल है, तो इसमें भी आपको देखिए 2 वोवेल है, यानी यहाँ 1 वोवेल तो यहाँ 2 वोवेल, तो इस टाइप का आपको नहीं करना है। ठीक है, तो लॉजिक कैसे बनाना होगा, जैसे भीड़ है, तो भीड़ है तो घना है, यानी क्राउड है तो कैसा क्राउड है, बहुत ही ज्यादा घना भीड़ है। बोलते हैं ना भीड़ है कैसा घना है, उसका आपको जो है रूप बताया गया किस तरह से, घना भीड़ है। ढाल है तो कैसा है ढाल, कैसा है ढाल, खड़ा ढाल है, ये बोल सकते हैं ना। ढाल जो है ये पूरा देखिए भीड़ कैसा है, घना है, यानी कि भीड़ जो है बहुत ही भयानक भीड़ है, घना भीड़ है। ठीक है, डेंस क्राउड है। उसी तरह स्लोप जो होगा ये फिलिंग हो गया क्या, भरना नहीं, मैदान होगा क्या, नहीं होगा, कसा हुआ। तो ये आप बोल सकते हैं खड़ा, यानी कि इस तरह से अचानक ढालू है तो इस तरह से ढलाऊ है। ठीक है, खड़ा ढलाऊ आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कैसा ढलाऊ है, खड़ा ढलाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि क्यू की मदर जो है, क्यू की माँ आर की बहन है, तो क्यू का कोई जो माँ होगा वो क्या होगा, आर का बहन होगा, क्यू की माँ जो है वो आर की बहन है। देखिए यहां पर करते हैं क्यू की माँ, ठीक है, वो क्या है, आर की बहन है। क्यू की माँ जो है वो कौन है, आर की बहन हो गई। आर की भाई बहन को इस तरह से डिनोट करेंगे,
और एस की पुत्री है, यानी दो स्टेटमेंट है, क्यू की माँ आर की बहन है और एस की पुत्री है, यानी कि एस की पुत्री मतलब एस जो होगा ऊपर होगा। यहां पर देखिए बनाते हैं, ठीक है। देखिए एस का पुत्री हो गया, तो ये जो व्यक्ति हो गया ये किसका, आर का बहन हो गया, और इसका जो होगा क्यू कौन होगा कोई होगा, क्योंकि माँ है जो आर की बहन है। तथा एन जो है आर की पुत्री है। एन कौन है, आर की पुत्री है। एन क्या है, आर की पुत्री है। एन जो है आर की पुत्री है और एम की बहन भी है। एन जो है आर की पुत्री है और किसका बहन है, एम का बहन है, तो एम यहां पर होगा। ठीक है, तो एम का एस से क्या संबंध है, जब ये जो है भाई बहन है, आर की बहन है, तो आर के बारे में जो हमको नहीं बताया गया, आर के जेंडर क्या है, तो एम का जो है एस के साथ क्या संबंध है, और एम का जो है जेंडर नहीं बताया गया है। तो आर चूंकि ये क्या है, आर की ये बेटी है, तो ये जो है एम क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है और एम जो है बहन भी हो सकता है, तो इसका जेंडर पता ही नहीं है, तो एम का एस के साथ कैसे संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होगा, एम का जेंडर नहीं पता हमको, तो आपका जो है आंकड़े अपर्याप्त है, लिख देंगे, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे इतने हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स, और इसी तरह वीडियो के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आप अगर हमारे चैनल पे जाइएगा तो रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने का, इसको आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर किसी तरह का भी आपको जो है प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।